गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 11th ऑफ अगस्त 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, जीएस पेपर 2 से। हालांकि लक्ष्मीकांत से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, लेकिन करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से न्यूज में क्यों है उसको जानेंगे। उसके अलावा एक और जो टॉपिक है जो हमारे पॉलिटी सेक्शन से आता है वो है न्यू कंट्रोवर्शियल बिल। ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में है और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो गई है। तो बिल क्या है उसके बारे में जानेंगे, कंट्रोवर्सी क्यों है उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा इकोनॉमी सेक्शन से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीफ्लेशन के बारे में। हालांकि ये टॉपिक चाइना से रिलेटेड है, लेकिन डीफ्लेशन एज अ कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन के साथ हम इसको जोड़ के करेंगे। डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे वापस में रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल हमारे पास है, कंफ्यूजन ओवर द म्यांमार पॉलिसी, जहां पे एडिटोरियल में बात की गई है कि कैसे जो इंडिया की पॉलिसी है अबाउट म्यांमार वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हमें ना एक क्लियर रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारा मास्टर आंसर राइटिंग कोर्स एक्चुअली आज से स्टार्ट हो रहा है, 11th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। पहला बैच इसका स्टार्ट हो जाएगा आज, तो शाम को 5 PM टू 6 PM जो है इसकी टाइमिंग रहती है। अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यार, जितना मर्जी कंटेंट पढ़ लीजिए, जब तक आप अपने कंटेंट को पेपर के ऊपर नहीं लिख पाओगे विद इन वर्ड लिमिट्स और विद इन टाइम फ्रेम, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग में कंटेंट रहता है लेकिन पेपर पे नहीं आ पाता है, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत नॉलेज होते हुए भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत महंगा भी नहीं है, आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए बहुत समय से डिमांड आ रही थी स्टूडेंट की। जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको आपके हिसाब से आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ को जान के आपके हिसाब से प्रोग्राम बनाना और आपकी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाना वो बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, जिसमें 30+ टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो मेंटर के साथ आप वन टू वन जो है बातचीत कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को इंप्रूव करने के लिए। आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो हर सैटरडे को, यानी कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे वाला दिन हो जाएगा, तो मैं आपकी करंट अफेयर का सेशन लेता हूं हर रोज इवनिंग में। 3 साढ़े 3 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें लास्ट वीक का पूरा प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से आपका कंटेंट डिस्कस किया जाता है, करंट अफेयर्स वाला। 2 साल का करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बाकी फाउंडेशन कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे जाके बात कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, सेंटर स्टेट रिलेशंस। हमारी कंट्री में सेंटर और स्टेट रिलेशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है हमेशा से ही। आप 70s 80s 90s 2000 कोई भी डेकेड ऐसा नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इशू आज ही क्रिएट हुआ, पहले भी क्रिएट होता रहा है। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में जहां तक बात होती है सेंटर स्टेट रिलेशन की, काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। अब कर्नाटका की बात करें, अरुणाचल की बात करें, म्यांमार की, मेघालय की बात करें, अब वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु केरला की बात करें, हर जगह एक इशू होता है गवर्नर को लेके, है ना। क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो बीच में जोड़ने वाली कड़ी है वो कौन है, वो गवर्नर है। और गवर्नर को कहा जाता है एजेंट ऑफ द सेंटर। हालांकि ये टर्म एक नेगेटिव टर्म होती है, लेकिन इसको जनरली यूज किया जाता है गवर्नर को एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर, कि वो सेंटर के बिहाफ पे काम करते हैं। हालांकि गवर्नर से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, अनबायस्ड रहेंगे अपने डिसीजन लेते हुए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जनरली उनको ऊपर आरोप लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो है फेवर करते हैं। उसी को लेके जो है वेस्ट बंगाल में अभी एक और इशू यहाँ पे आया है। तमिलनाडु और केरला आरोप लगाते रहते हैं सेंटर के ऊपर, लेकिन वेस्ट बंगाल से भी ऐसी न्यूज आती रहती हैं। तो वेस्ट बंगाल की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ओ सॉरी, चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि गवर्नर जो साहब हैं वो अपनी अथॉरिटी को एंक्रोच कर रहे हैं, मतलब वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो क्यों कहा है, उसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ बिल्स वगैरह जो है वो उनको विदहोल्ड करके रखते हैं, उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर वगैरह नहीं करते हैं, वो कुछ इशू वहां पे हो सकते हैं। दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में इतने इश्यू होते क्यों हैं, ऐसी क्या चीजें हैं, खासकर गवर्नर को लेके। गवर्नर एक इतना कंट्रोवर्शियल पोस्ट क्यों हो गया, जबकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने गवर्नर की पोस्ट को बनाया था एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन अच्छा करने के लिए। लेकिन यही जो प्रोविजन है वो कंट्रोवर्शियल यहाँ पे हो गया है। क्यों हो गया है, उससे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि गवर्नर को अपॉइंट करने की कोई प्रॉपर प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। राइट, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसका रीजन ये होता है कि बहुत बार जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होती हैं, यानी कि जो सेंटर के जो अंदर सरकार बैठी होती है वो ऐसे लोगों को गवर्नर इलेक्ट करती है, चूज करती है, जो कि उनके उनके फेवर में काम करते हैं, या बहुत बार उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। उसके अलावा जिस तरह से प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है, गवर्नर की को आप इंपीच नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन दिया ही नहीं हुआ है। गवर्नर को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। यस, सरकार उनको जब बोलती है प्रेसिडेंट साहब को, गवर्नर को वो जब मर्जी चाहे हटा सकते हैं। तो इसलिए गवर्नर हमेशा सेंटर के दबाव में काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है। राइट, गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं है 5 साल। देखो, रहने का तो वो 5 साल रह सकते हैं, रहने को वो 8 साल भी रह सकते हैं, 10 साल भी रह सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। सरकार चाहे तो उनको 10 दिन में भी हटा सकती है, सरकार चाहे तो उनको 5 साल के लिए कंटिन्यू भी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की या इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट की के उनके ऊपर काम करते हैं, मतलब उनके दबाव में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो अनफेयर नहीं रह सकते, ऑब्वियसली वो अनबायस्ड नहीं रह सकते हैं, तो दबाव में काम करना पड़ता है इस तरह के केसेस में। एडिंग टू द कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर विद इन द ग्रांट एक्सेप्ट ऑफ द बिल। अब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया। अब भैया, बिल एक्ट तभी बनता है जब उसके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई टाइम फ्रेम बताया ही नहीं गया है कि भैया आपको इतने टाइम में सिग्नेचर करने हैं। तो बहुत बार तमिलनाडु वगैरह के केसेस में ऐसा देखा गया है कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल हो गया। नीट वाले बिल को तो लगभग 2 साल हो गए थे। प्रेसिडेंट गवर्नर उनको अपनी वहां पे बैठे हुए हैं लेके, ना तो हाँ कर रहे हैं ना ना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नर को वो 3 महीने में, 6 महीने में, कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो इसकी वजह से बहुत सारे बिल्स को विदहोल्ड कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है या फिर मना कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिकल 200 है। आर्टिकल 200 गवर्नर को ये पावर देता है कि वो स्टेट असेंबली के द्वारा किए हुए बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए ये नहीं बताया गया। समस्या हो जाती है जी यहाँ पे। नॉन इलेक्शन होता गवर्नर। अब गवर्नर का कोई इलेक्शन तो नहीं होता है, अब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन होने की वजह से चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए, लेकिन गवर्नर तो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के लिए। वो किसके लिए अकाउंटेबल है? मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो उनको अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट के लिए हो सकते हैं। तो नॉन इलेक्शन होना भी एक समस्या है। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी उस समय इस चीज के बारे में काफी डिस्कशन किया गया था कि गवर्नर को नॉन इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। अल्टीमेटली फिर अंबेडकर जी ने भी और बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि गवर्नर को नॉन इलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नर इलेक्टेड होंगे तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्टेड हैं लोगों के द्वारा। राइट, और दोनों के अंदर क्लैश होने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन क्लैशेस तो आज भी हैं, लेकिन शायद अगर गवर्नर इलेक्टेड होते तो और ज्यादा यहाँ पे क्लैशेस हो सकते थे। लैक ऑफ द फॉर्मल मैकेनिज्म टू मीडिएट। अब जैसे गवर्नर के बीच में और स्टेट सीएम, मान लो चीफ मिनिस्टर के बीच में जो है दिक्कत हो गई जी, उनके बीच में क्लैश हो गया, फ्रिक्शन हो गया, कौन से चैनल के थ्रू सॉल्यूशन निकल सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। क्या वो सॉल्यूशन प्रेसिडेंट के ऑफिस से आना चाहिए, क्या वो सॉल्यूशन हाई कोर्ट के ऑफिस से आना चाहिए, या वो सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और इसीलिए इस तरह के केस लटकते रहते हैं बहुत बार। प्रेसिडेंट रूल की जहां तक बात आती है, अभी तो खैर उतना नहीं होता, लेकिन एक समय हुआ करता था 1990s के दौर में, अम, बहुत सारे स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था। प्रेसिडेंट रूल बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से भी लगा दिया जाता है। पहले तो ऐसा हुआ करता था, अगर आप पंजाब और तमिलनाडु वगैरह की हिस्ट्री उठा के देखें, पंजाब में इतने सारे प्रेसिडेंट रूल लगते थे। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई दूसरी सरकार आया करती थी,
जो कि स्टेट से अलग होती थी, तो स्टेट की सरकार को गिरा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें वहां पे किया, अब उतना नहीं होता है, लेकिन आज भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जैसे JNK के अंदर लगा दिया गया था कुछ चीजों को लेके, फिर बाद में वहां से 370 हटा दिया गया। उस तरह की चीजें आज भी देखने को नजर आती हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर द पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो। यूजली प्रेसिडेंट रूल कब लगना चाहिए? तब लगना चाहिए भैया जब स्टेट की मशीनरी बिल्कुल फेल हो गई हो, राइट। लेकिन पॉलिटिकल रीजन से भी लगा दिया जाता है कई बार, क्योंकि गवर्नर कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। हालांकि उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल चीजें ग्राउंड के ऊपर दूसरी होती हैं, लिखने को लिए चीजें दूसरी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो कई सारे कमीशन हमारे यहाँ पे, सरकारिया कमीशन बनाया, पंछी कमीशन बनाया। ये दो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। इन कमीशंस को बनाया गया था किस लिए? सेंटर स्टेट के रिलेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए बनाया गया था। तो इन्होंने कुछ सजेशन यहाँ पे दी थी। एक सजेशन जो इन्होंने दी थी सरकारिया कमीशन ने, वो कहा था कि जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। क्योंकि भैया जिस स्टेट के अंदर आपको काम करना है तो वहां के चीफ मिनिस्टर की तो कंसल्टेशन जरूरी है ना। एक इन्होंने ये कहा था। दूसरा कहा था कि गवर्नर का टेन्योर फिक्स होना चाहिए, 5 साल कम से कम, कि 5 साल से पहले आप उसको हटा नहीं सकते। अगर ऐसा होगा तो वो आराम से फ्री एंड फेयर होके काम कर सकते हैं। दूसरी बात, पंची कमीशन ने भी यही चीज कही थी कि उनके टेन्योर को फिक्स कर दिया जाए 5 साल। उसके अलावा पंची कमीशन ने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पे ये किया था कि जिस तरह से हम लोग प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करते हैं जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, ऐसी तरह से गवर्नर का इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी होना चाहिए स्टेट के अंदर। लेकिन इनको ऑफ कोर्स इंप्लीमेंट नहीं किया गया। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में भी बात किया था कि गवर्नर के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम पावर होनी चाहिए, ऐसा पंची कमीशन ने कहा था। उसी तरह से हमारे पास नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी। इसके अंदर भी यही बात बोली गई थी कि अगर आपको कोऑपरेशन बढ़ाना है तो चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन आपको होनी चाहिए जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे गई थी। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं गवर्नर की, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, ऑफ कोर्स हमें अच्छे से पता है। आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167, जो कि हमारे पार्ट 6 का पार्ट होता है, वो डील करता है गवर्नर के साथ। एंड देयर इज नो पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऐसे वाइस गवर्नर नहीं होते हैं जी हमारे यहाँ पे। ठीक है। बाकी कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जहां से गवर्नर के ऑफिस की इंस्पिरेशन ली गई है, ये प्रीलिम्स में आपसे इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं वो। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मोंटेज एक्समोर रिफॉर्म 1919 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके अलावा आफ्टर 1957 अडॉप्शन ऑर्डर ऑफ द 1947 मेड द गवर्नर फंक्शन एज पर एड एंड वाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अडॉप्शन ऑर्डर ऑफ 1947। ये चार चीजें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, इसकी डिटेल में चाहे ना भी जाओ, बट ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। गवर्नर की क्या क्या पावर होती है जी? लेजिस्लेटिव पावर, ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट डाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बहुत बार। लक्ष्मीकांत से भी कॉपी पेस्ट इसमें मैंने काफी कुछ किया है। बट यस, गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, क्योंकि वो स्टेट असेंबलीज को सम्मन करते हैं, डिसोल्व करते हैं। एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो गवर्नर डिस्क्वालीफाई करते हैं विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ये सब लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी नॉमिनेट करना हो चाहे, लेजिस्लेटिव पावर्स। इसी तरह से जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने की पावर, ट्रांसफर करने की पावर इनके हाथ में होती है, राइट। तो इस तरह की आप यहाँ पे कर सकते हैं पावर्स के बारे में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो बात करता है चाइनाज डीफ्लेशन अ कॉज ऑफ द कंसर्न। पहली बातों को यह पता होना चाहिए भैया कि डीफ्लेशन होता क्या है। हमारे यहाँ पे तो दो तीन टर्म होती हैं। एक हमारे यहाँ पे टर्म होती है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है जी। एक टर्म होती है जिसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन, और एक टर्म होती है जिसे कहते हैं डीफ्लेशन। अब ये तीनों चीजें जो है वो मिलती जुलती सी हैं। हालांकि एक टर्म, अब बहुत सारे टर्म्स होती है, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन वगैरह। खैर, यहाँ पे इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और डीफ्लेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है डीफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट नहीं होता है। ठीक है, देखो, इन्फ्लेशन का मतलब तो सबको पता है, जब प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए इन्फ्लेशन, राइट। प्राइस बढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 2%, 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, इस तरह से बढ़ रही है रोज इन्फ्लेशन। रोज प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। वो तो बहुत आसान सी चीज है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, महंगाई आप कह सकते हो।
डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो वो रेट ऑफ इंक्रीज था वो डाउन हो रहा है। पहले सपोज वो 5% से इंक्रीज कर रही थी इन्फ्लेशन, अब वो 3% से इंक्रीज कर रही है, 2.5% से इंक्रीज कर रही है, 2% से इंक्रीज कर रही है। पहले के कंपैरिजन में तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो बेसिक प्राइस था उससे आज भी इंक्रीज हो रही है। ये मतलब होता है डिसइन्फ्लेशन का। जैसे मान लो पहले आप मान के चलिए 1 दर्जन जो केले हैं उनका प्राइस था 50 रुपए, इन्फ्लेशन हुआ 60 रुपए हो गए, 70 रुपए हो गए, 90 रुपीज हो गए, 110 रुपए हो गए। ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ये जो रेट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट? जैसे 110 से वो 105 रुपए हो गए, लेकिन 50 रुपए से तो अभी भी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन जब प्राइस कम होने लगता है, मान लो वो 45 रुपीज हो गया, 40 रुपीज हो गया, 35 रुपीज हो गया, अब आप नेगेटिव में चले गए, प्राइस एक्चुअली में डाउन हो रहे हैं, उसे कहते हैं डिफ्लेशन, राइट? देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। डिफ्लेशन का मतलब होता है, डिफ्लेशन इज व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल इकोनॉमी फॉल्स। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भैया जब रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रीवियस। जैसे 5% से 3% हो जाता है, इसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। जब माइनस में चला जाता है तो डिफ्लेशन कहते हैं। ये थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट डिसइन्फ्लेशन के बारे में है तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मेजर जो रीजन है, जो टॉपिक है, वो डिफ्लेशन के बारे में, डिसइन्फ्लेशन के बारे में नहीं। बट सवाल ये उठता है कि भैया डिफ्लेशन होता क्यों है और यह क्या इकोनॉमी के लिए खतरनाक होता है? तो जब हम लोग करते हैं फॉल इन प्राइसिस, और एक टर्म हमारे यहाँ पर होती है राइज इन प्राइसिस, ठीक है? दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसे आप इन्फ्लेशन कहेंगे और इसे आप जो है डिफ्लेशन कह सकते हो। अब इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना है? देखिए, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है ना, वो हार्ड साइंस नहीं है, ये सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इसलिए इकोनॉमी में फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह हार्ड रूल्स नहीं लगते हैं। हार्ड रूल का मतलब ये है कि जैसे 2+2 = 4, ये दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ 2+2 = 4 होगा। लेकिन जो इकोनॉमी की थ्योरीज होती हैं वो पूरी दुनिया में हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। हो सकता है वही सेम थ्योरी अमेरिका में सक्सेसफुल हो लेकिन इंडिया में उसका वो काम ना करे, ऐसा पॉसिबल होता है। इसलिए जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान, चले पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही नहीं, अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, हम ऐसा अलग अलग कंट्री का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इकोनॉमी एक सोशल सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हार्ड साइंस का नहीं है। इसलिए जो रूल एक जगह पे लागू होंगे वो दूसरी जगह पे एज इट इज लागू होंगे जरूरी नहीं है। जनरल तौर पे क्या कहते हैं लोग? जनरल तौर पे कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि भैया जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट में, राइट? मनी सप्लाई तो समझ गए होंगे, पैसा। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इससे क्या होता है? लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है और इसीलिए लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। पैसा आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, डिमांड को फुलफिल कौन करता है? जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। उस डिमांड को फिल करने के लिए उनको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो इट विल लीड टू मोर प्रोडक्शन। यस, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? आपको ज्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी, इट विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इट विल लीड टू मोर जीडीपी। ये एक सिंपल सा रिलेशन देखा जाता है, राइट? इसका अपोजिट होता है, जब मनी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। जब पैसा कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है, सीधी सी बात है। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। प्रोडक्शन जब कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा। एम्प्लॉयमेंट जब नहीं रहेगा तो लोगों की सैलरी कम हो जाएगी। सैलरी कम हो जाएगी तो लोग फर्दर डिमांड कम करने लगेंगे। और भैया सीधी सी बात है कि इकोनॉमी में क्या चीज होती है? सारा खेल तो डिमांड और सप्लाई का ही होता है। डिमांड एंड सप्लाई, राइट? यही तो चीज प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। इसी तरह से सप्लाई होती है। जब मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है डिमांड के कंपैरिजन में तो चीजों के दाम घटने लगते हैं। और जब सब जैसे और जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड हाई होती है, तो प्राइस बढ़ने लगते हैं। जैसे इस समय टमाटो का एग्जांपल दे सकते हो, टमाटर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है,
ये कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग जो है चीजों को ऊपर जाके समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राइस डिसाइड कैसे होते हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है, और इसका प्राइस बढ़ने मतलब ओवरऑल प्राइस हाई हो जाता है। सीधी सी बात है। अब जूता बनाने के लिए आपको चमड़ा चाहिए, अगर चमड़े का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जूते का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर प्राइस को डिसाइड करता है। अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस पे करेगा, अगर वो करने का चाहता है, तो उस चीज का प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाता है। और अगर कंज्यूमर उस प्राइस का ज्यादा प्राइस नहीं, उस प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस पे नहीं करना चाहता, तो प्राइस अपने आप कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है। अब एक मोबाइल फोन है, एप्पल वालों ने मोबाइल फोन निकाला जिसकी कीमत रखी 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए क्यों रख रहा है? क्योंकि कंज्यूमर पे करना चाहते हैं। अगर कंज्यूमर कहता है भैया मैं 50 लाख 5 लाख पे नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ 50,000 ही पे करूंगा, तो मजबूरी में कंपनी को खुद ही प्राइस कम करना पड़ेगा। इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस डिसाइड करता है रादर देन कंपनी। अब आप कहेंगे सर ये तो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, कंपनी का क्या कसूर है जब चमड़े के दाम ही बढ़ गए? उस केस में ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर कंज्यूमर प्राइस पे नहीं कर रहा है, तो ये जो प्रोड्यूसर होता है जूते बनाने वाला, वो भी चमड़े के दाम हाई पे नहीं करेगा। वो भी आर्गुमेंट दे सकता है, क्योंकि भैया कंज्यूमर मुझसे खरीद नहीं रहा है, तो मैं आपको हाई प्राइस क्यों पे करूं? एक जूते बनाने वाला चमड़े का हाई प्राइस तभी पे करता है जब कंज्यूमर उसके जूते के लिए हाई प्राइस पे करना चाहते हैं। तो कंज्यूमर इज द अल्टीमेट किंग है। कंज्यूमर डिसाइड करता है प्राइस। अब जैसे टमाटर को ही आप देख लीजिए, अगर कल को कंज्यूमर डिसाइड करें कि हम लोग टमाटर नहीं खरीदेंगे, बात खत्म। कोई लोग 200 रुपए लगा रहे हैं, मान लो आपके शहर में 200 रुपए कोई टमाटर बेच रहा है, आपने डिसाइड किया कि हम लोग 200 नहीं खरीदेंगे, हम तो 100 रुपए में खरीदेंगे। सभी लोग डिसाइड करने लग जाते हैं 100 रुपए में खरीदेंगे, तो मजबूरी में दुकान वाले को 100 रुपए में देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो वेस्ट हो जाएगा, फिर तो वो 10 रुपए लायक भी नहीं रहेगा। कंज्यूमर इज द अल्टीमेट किंग, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो ये जो फैक्टर है वो थोड़ा सा आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए डीफ्लेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जो आर्टिकल के पॉइंट थे बेसिकली मैंने आपको बता दिया है बेसिक बेसिक से। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। वो एक पॉइंट ये कहता है कि डीफ्लेशन इज द साइन ऑफ द फॉलिंग डिमांड। डीफ्लेशन क्यों हो गया मार्केट में, चीजों के दाम क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि डिमांड कम हो रही है। ऑब्वियस सी बात है। जब चीजों के प्राइस कम होने लगते हैं तो लोग बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी खरीदारी को पोस्टपोन कर देते हैं। उनको लगता है कि फ्यूचर में दाम और ज्यादा गिरेंगे। ठीक है जी, आपको बाइक खरीदनी है। लास्ट ईयर वो बाइक 70,000 रुपए की थी, 6 महीने बाद वो बाइक 65,000 की हो गई, आज वो बाइक 60,000 की हो गई। आप अपनी खरीदारी को पोस्टपोन कर देते हो क्योंकि आपको लगता है शायद ये फ्यूचर में 50,000 की हो जाएगी, अभी नहीं खरीदूंगा, 6 महीने बाद खरीदूंगा। ऐसा होता है। और जब आप अपनी खरीदारी को पोस्टपोन कर देते हो, तो सीधी सी बात है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने दाम को कम करने लगते हैं, क्योंकि उनकी चीजें बिक नहीं रही हैं, बेचने के लिए उनको दाम कम करने पड़ते हैं। इससे बिजनेस को लॉस होता है। तो डीफ्लेशन से बिजनेस को लॉस होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने जूते बनाए, मेरी फैक्ट्री में जूते पड़े हुए हैं, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो मुझे तो लॉस होगा ही। दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार यूएसए चाइना वगैरह के अंदर ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसके बावजूद भी डिफ्लेशन है। जापान के अंदर ऐसा पिछले 20-25 सालों से हो रहा है। डिफ्लेशन चल रही है जापान के अंदर पिछले 20-25 सालों से, वहां पे 0% इन्फ्लेशन है, कई बार नेगेटिव में भी चली जाती है, उसके बावजूद भी लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा कहना कि ऊपर वाला पॉइंट हमेशा सही होता है, नो। काउंटर आर्गुमेंट भी इसका होता है। इट इज नॉट द प्राइसेस दैट डिटरमाइन द कंज्यूमर डिमांड। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया, प्राइस डिमांड डिसाइड नहीं करते हैं, डिमांड प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है जी। हाँ, कुछ केस में उल्टा हो सकता है, ठीक, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि डिमांड प्राइस को डिसाइड करती है रादर देन प्राइस डिमांड को डिसाइड करता है।
और इनका ये वही, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉस होता है, तो इनका कहना है भाई बिजनेस लॉस नहीं होता है जब डिफ्लेशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपने चमड़ा खरीद रहे थे, आप उसका प्राइस पे नहीं करोगे, सीधी सी बात है। मैं चमड़े वाले को ज्यादा प्राइस दूंगा ही नहीं अगर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। यस, तो मैं भी आर्गुमेंट दे सकता हूँ। तो ये कुछ चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। तो चाइना में गंगा वैसे भी उल्टी बहती है। यूरोप में अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां के बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। यस, क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? ताकि मनी सप्लाई बढ़े, मार्केट में डिमांड बढ़े। लेकिन चाइना में गंगा उल्टी बहती है। चाइना में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, पूरी दुनिया से अलग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। यस, और मनी सप्लाई नहीं इंक्रीज होगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। चाइना, अमेरिका वगैरह में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे ओवर मनी सप्लाई हो गई है। कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा मनी सप्लाई कर दिया था, तो वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए और डिमांड कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। बेसिकली मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, मनी सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई बेसिकली, राइट। चाइना में चीजें उल्टी चल रही हैं। उसके बावजूद भी चाइना में डिमांड नहीं बढ़ रही है। पिछले 2 साल में चाइना में एक्चुअली 0.3% जो है प्राइसेस डाउन हो रहे हैं चीजों के, क्योंकि रियल एस्टेट चाइना में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है, लेकिन नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर करता है। और रियल एस्टेट में डिमांड कम हो रही है चाइना में, इस वजह से उसकी ओवरऑल प्राइसेस कम हो रही है, राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बिल सीक्स टू रिमूव द सीजीआई फ्रॉम पैनल दैट पिक्स सीईसी एंड ईसीज। ईसीज का मतलब है इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एक काफी कंट्रोवर्शियल बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के अंदर से सीजीआई के रोल को हटा दिया गया। ठीक है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको पहले से पता है। लेकिन प्रेसिडेंट अकेले तो अपॉइंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट को कौन कहता है अपॉइंट करने के लिए? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कैबिनेट कहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। जो जिस जिस नाम को रिकमेंड किया जाता है वो सरकार अपने मन से नहीं करती है, उसके लिए एक पैनल होता है। वो पैनल नाम डिसाइड करता है। उस पैनल के नाम को फिर प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया जाता है और फिर अपॉइंटमेंट होती है। उस पैनल में कौन कौन होता है पता है आपको? उस पैनल के अंदर होते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। ये पैनल डिसाइड करता है किस आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। अब देखिए यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, सीजीआई भी है। तो ये पैनल इंश्योर करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक न्यूट्रल इंसान होगा। ओके। अब आप यहां से उम्मीद करिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां से हटा दिया गया, तो पावर किसके हाथ में चलेगी? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चलेगी, मतलब सरकार के हाथ में चली गई। तो ये बिल ने क्या किया? बिल ने सीजीआई को यहां पे हटा दिया है। बिल क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ सीजीआई द 3 member पैनल वुड नाउ बी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर। और डिसीजन लिए जाते हैं मेजोरिटी से। मेजोरिटी का मतलब यह है कि 3 में से 2 लोग। तो इनमें से जो 3 में से 2 लोग होंगे, वो दोनों लोग तो सरकार के होंगे, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट है कि ये भी सरकारी है। अब पोजीशन वाले लीडर कुछ भी बोलते रहे, डजेंट मैटर, क्योंकि इन 2 लोगों ने जो कहेंगे उसी को इलेक्ट किया जाएगा। तो सीजीआई को रिप्लेस किया गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। इसको लेके कंट्रोवर्सी है। तो राइट, उसके अलावा अगर आप बात करें, जैसे मार्च 2023 में, इसी साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो अपॉइंटमेंट की जाती है इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें इन तीनों लोगों को होना चाहिए अनटिल अनलेस सरकार कोई कानून लेके आती है। और सरकार कानून लेके आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में ये कानून आया है जहां पे सीजीआई को रिमूव कर दिया जाएगा। अब वो पास होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन सरकार चाहे तो पास करवा सकती है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है भैया, सीधी सी बात ये है। तो क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है मैंने आपको बता ही दिया। फिलहाल एक 3 member का पैनल होता है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, राइट, और अपने सीजीआई होते हैं।
लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं उसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देखिए हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसके नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हालांकि नीचे नहीं होते हैं इनके, वो जूनियर नहीं होते हैं, उनकी सैलरी सेम होती है, पावर सेम, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट। किसकी रिकमेंडेशन पे होते हैं? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे इनको किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर कितना होता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, इनका टेन्योर होता है, फिक्स होता है, 6 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है एंड टिल द एज ऑफ 65। देखिए यार, कोई भी डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शंस फ्री नहीं होंगे, अगर फेयर नहीं होंगे, तो उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। अगर यही सरकार के फेवर में काम करेंगे तो पूरी इलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाएगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन धरे का धरा रह जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म है अगर इलेक्शन ऑनेस्ट नहीं होते हैं। और इंडिया में डेमोक्रेसी के सर्वाइव करने का एक रीजन बहुत बड़ा ये भी है कि अभी तक इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं मोर एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ टाइम वो न्यूट्रल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आरोप तो लगते ही रहते हैं, इतना बड़ा देश है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने काफी ऑनेस्टली काम किया है। दैट इज व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी हैज सर्वाइव्ड टिल नाउ। इस समय हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके 3 मेंबर होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन हमेशा से 3 मेंबर नहीं थे, पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बाद में इसमें 2 लोगों को और ऐड कर दिया गया। उसके लिए आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, एक पूरी कहानी है बेसिकली ये, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि पूरी कहानी को आप याद रखो, लक्ष्मीकांत के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें दी हुई हैं, आप उसको कर सकते हो। जब राजीव गांधी की सरकार आई थी, राजीव गांधी की सरकार में हुआ क्या था, जब उससे पहले जो वोटिंग एज हुआ करती थी वो 21 साल होती थी, बाद में इसको 18 साल कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन का बर्डन काफी बढ़ गया था, उनके ऊपर काम का लोड बढ़ गया था, तो इसीलिए इसको 3 मेंबर की कर दिया गया था। फिर बाद में इन दिसंबर 1990 टी सेशन वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर जो नरसिम्हा सरकार थी, उन्होंने नए 2 लोगों को ऐड कर दिया उसमें। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भैया एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, और आज तक इंडिया में वही 3 बॉडी काम कर रही है। ये मेरा पर्पज सिर्फ आपको ये बताना है, आप थोड़ा सा इस आर्टिकल को आराम से पढ़ सकते हो। इलेक्शन एक्चुअली मैंने ये क्या किया है, इसको थोड़े समय पहले आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है, तो मैंने वहीं से इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर डाल दिया है। आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लाइक अ स्टोरी। हालांकि लक्ष्मीकांत के अंदर सब कुछ दिया हुआ है एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, वो भी आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली, अगर यहां से चाहो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए, इंडियाज म्यांमार क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब आप कह सकते हो कि लाइक अ कंफ्यूजन, पैराडॉक्स। म्यांमार के लिए हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसको लेके क्लैरिटी नहीं है। म्यांमार के अंदर जो चीजें इस समय हो रही है, राइट, वो फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में? इसीलिए है कि भैया एक तो जो वहां पे आंग सांग सू की थी, जो वहां की डेमोक्रेटिक लीडर थी, उनको जेल से निकाल के उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है, तो इसलिए न्यूज में है। और वहां की जो इस समय जो जनता गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि हम बहुत जल्दी म्यांमार में इलेक्शंस भी करवाएंगे। हालांकि वहां पे जो इमरजेंसी का प्रोविजन था उसको 6 महीने के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। बट इंडिया की पॉलिसी म्यांमार को लेके क्या है, वो काफी कंफ्यूजिंग है। कोविड-19 जब आया तो इंडिया ने म्यांमार को फूड प्रोवाइड करवाया, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्टिस्ट पॉलिसी हमारी है भैया। उसके साथ साथ ड्रग स्मगलिंग और जो ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम है वो बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा है। आप मणिपुर वाला इशू भी देख सकते हो, इससे पहले भी नागा इशू हुआ था। तो ट्रैफिकिंग, क्योंकि म्यांमार के अंदर काफी ज्यादा ड्रग प्रोड्यूस किया जाता है, अफीम वगैरह के वहां पे लगाया जाता है, तो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी होता है। ये हमारे यहाँ पे अलग से प्रॉब्लम है। जो एशियन ग्रुप है उनका एक 5 पॉइंट कंसेंसस है, जिसमें उन्होंने म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट को डांट लगाई है और उनको कहा है कि आप जल्दी से वहां पे इलेक्शन कराइए। इंडिया इसको भी सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम म्यांमार के अंदर वेपन्स भी सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? एक तरफ हम लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी आए, मिलिट्री गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ हम लोग आर्म्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
ये तो चीजें अलग अलग हो गई। एक तरफ हम लोग उनके साथ एक रेलवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं म्यांमार के साथ साथ, दूसरी तरफ हम लोग आंग सांग सूकी की रिलीज करने की बात भी कर रहे हैं। म्यांमार के साथ हमारा जो रिलेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो बॉर्डर हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है अराउंड 1600 किलोमीटर प्लस। और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो म्यांमार के ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ उनके फैमिली रिलेशन है, कल्चर एथनिक रिलेशंस हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। 2022 में हम लोगों ने म्यांमार के साथ जो फ्री मूवमेंट रिजीम था उसको सस्पेंड कर दिया। म्यांमार बॉर्डर के दोनों साइड में 16 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पे आपको किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप फ्री मूवमेंट कर सकते हो, जिसका फायदा बहुत बार वहां पे जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं वो भी उठाते हैं। 2022 में हम लोगों ने ये भी सस्पेंड कर दिया। तो एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग उनके साथ रेलवे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों ने फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ हम लोग 5 पॉइंट कंसेंसस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की जो पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग नजर आ रही है। लेकिन सीधी सी बात है, म्यांमार की गवर्नमेंट को हम लोग सीधा सीधा नहीं डांट सकते, हम उनको सीधा बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना चाइना बहुत सारे आर्म्स प्रोवाइड करवाता है म्यांमार को। तो अगर इंडिया म्यांमार से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा तो चाइना वहां पे इतना डोमिनेट करेगा कि इंडिया फिर बाद में वहां पे अपनी पोजीशन नहीं ले पाएगा। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, चाइना वाला। दूसरी बात, अगर म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे तो म्यांमार से जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो म्यांमार से इंडिया की तरफ आते हैं, या फिर जो इंडिया के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो म्यांमार के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो म्यांमार उनको हमेशा सपोर्ट करेगा अगर इंडिया म्यांमार के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो इंडिया की यहाँ पे मजबूरी भी है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक तरफ हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आंग सांग सूकी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग वहां पे जो सरकार इस समय वहां पे है, मिलिट्री गवर्नमेंट, उनके साथ हम लोग अपना रिलेशन भी बना के रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक कंफ्यूजिंग सी पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो यही था इस आर्टिकल के बारे में, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।